गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कर रहे थे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, वैसे प्रैक्टिस भी कर ली थी। आज हम करने वाले हैं दूसरा फंक्शन, which is fractional part of x. The heading is fractional part of x जो फंक्शन होता है उसका मतलब क्या है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का मतलब होता है fx is equal to ये representation. This is called the fractional part of x. Now what do you mean by fractional part of x? Suppose ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आपने पढ़ा हुआ है, राइट? तो x जो होता है, x को हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, या फिर ये कोई भी नंबर है, ये लिख सकते हैं हम उसका इंटीग्रल पार्ट अभी क्लियर है वॉइस? ठीक है। सो दिस इज इंटीग्रल पार्ट, जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये जो हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। तो किसी भी नंबर को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, और एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब जैसे मान लो कोई नंबर है अपने पास 1.2, तो 1.2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.2। तो दिस 1 इज एक्चुअली इंटीग्रल पार्ट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 and this is greatest integer of 1.2. This is called the integral part and this is called the fractional part. तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया आपका 0.2 और इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया 1, ठीक है। या फिर मैंने लिखा सपोज 3.9, तो व्हाट इज 3.9? 3.9 इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.9 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.9, तो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 0.9। अब मुझे जरा इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाल के बताओ -2.4 का। What is the fractional part of -2.4? Fractional part of -2.4. -2.4 can be written as, yeah, -2.4 can be written as greatest integer of -2.4 plus fractional part of -2.4. तो इसको लिख सकते हैं -3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.4 और -2.4 -2.4 प्लस 3 is equal to fractional part of -2.4, which is equal to 0.6. ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस इज 0.6। ये एग्जांपल भी लिखते जाना बेटा। नहीं देख, आपकी साइड से प्रॉब्लम है, आई थिंक बाकी सबको सुनाई दे रहा है। एम आई ऑडिबल राइट? हाँ, आपकी इधर से प्रॉब्लम है बेटा। तो ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मतलब। तो अगर मैं इसकी डोमेन और रेंज की बात करूं, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि एक्स जो होता है, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं मैं?
व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल द रियल वैल्यूज जो भी पुट करना है पुट करते हैं चलो, एंड व्हाट आर द आउटपुट्स रेंज, व्हाट इज रेंज इन दैट केस देन, नो। मान लो अगर मैंने लिखा कोई नंबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3, व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 इन दैट केस, 0। और अगर वही मैंने लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.99999, व्हाट इज द वैल्यू, दिस इज 0.99, और जैसे ही अब 2 हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फिर 0 हो गया। तो जो डोमेन होती है, डोमेन होगी आपकी 0 डेफिनेटली इंक्लूडेड, 1 तक 1 नॉट इंक्लूडेड, दिस इज योर डोमेन एंड रेंज। अब आते हैं हम लोग, अब हम लोग आते हैं बेटा ये इसमें रेंज थोड़ा सा समझो, कि कोई भी इंटीजर है मान लो, उसकी वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूं, मान लो कोई भी इंटीजर है, मान लो 2 है, तो 2 की फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 है। जैसे ये बढ़ता जाएगा 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 हो जाएगा, 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 हो जाएगा, कहां तक जाता जाएगा, 2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 हो जाएगा, 2.999 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0.999 हो जाएगा। ये जब तक 3 नहीं आता है, जो 2 के बाद वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, और जैसे ही 3 आ जाएगा वापिस ये 0 हो जाएगा। तो डेफिनेटली 0 से स्टार्ट है, और कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, बट 1 इंक्लूड नहीं होगा, राइट, क्योंकि इसके इसके बीच में जो भी आएगा आ जाएगा, उसके बाद में वापस 0 से साइकिल चालू हो जाएगी। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, जल्दी से लिख लो बेटा। डोमेन बेटा इनपुट की वैल्यूज होता है, अब एक्स की वैल्यू तो कुछ भी पुट कर दो, ये एक्स की वैल्यू हो गई, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 3, 4, -1, -2। अब देखो 0 अगर मैं इनपुट डालूंगा तो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा, 0, और 1 इनपुट डालूंगा तो 1 भी आउटपुट मिलेगा मेरे को 0। बट जब मैं 0 से लेके 1 के बीच का जो भी वैल्यू डालूंगा आउटपुट कितना आएगा, जरा कोई मुझे बताएगा। अगर मैं 0 से लेके 1 की कुछ भी वैल्यू डाल रहा हूं तो आउटपुट कितना आएगा, भाई साहब
0.1 के लिए आउटपुट कितना आएगा, 0.2 के लिए आउटपुट कितना आएगा, 0.3 के लिए आउटपुट कितना आएगा, एज इट इज आएगा ना भाई। मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलो यार, जो इनपुट है वही आउटपुट आएगा। बिल्कुल हाँ सही, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आएगा, जो इनपुट है वही आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे ये जो 1 है, यहाँ पे 1 पे ये नहीं आएगा, बट बीच में एज इट इज जो इनपुट आप डालोगे वही आउटपुट आएगा। और ये जो ग्राफ आएगा, ये आएगा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। y इक्वल टू एक्स पता है ना, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन होती है। और क्योंकि जो इनपुट है वही आउटपुट है, तो एक्स का ग्राफ ही आ जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, इस इन दिस कंडीशन एक्स के बराबर ही हो जाएगा। ये सारी कंडीशन। अब मुझे जरा ये बताओ कि अगर मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.1 निकाला, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 निकाला, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.3 निकाला, तो इनके भी 0.1, 0.2, 0.3 आएगा, करेक्ट। तो ये ग्राफ जो है वो एज इट इज आ जाएगा। ये जो ग्राफ है एज इट इज आ जाएगा। टू इंक्लूडेड नहीं होगा, टू पे फिर जीरो, फिर ये, फिर यहाँ पे 3 पे ये इंक्लूडेड। ये ऐसा ग्राफ बनता जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाता रहेगा, रिपीट होता जाएगा, अपने आप को रिपीट करता जाता है। ये ठीक है, एक ग्राफ एज इट इज रिपीट होता जाएगा। बट अब इनकी इक्वेशन क्या आएगी, जैसे ये 1 से लेके 2 के बीच में जो है, इसकी इक्वेशन आप निकाल के दे सकते हो मेरे को। मैं बोल रहा हूँ जैसे ये इक्वेशन आई एक्स आ गई, यहाँ पे क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन तो पढ़ ही चुके हो आप, इक्वेशन आपको पता है, 1,0 से पास होने वाली लाइन जिसकी स्लोप 1 हो, y-0 इक्वल टू 1 इंटू x-1, y इज इक्वल टू x-1। वही यहाँ पे आ जाएगी, x-2। ये कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी x+1, x+2। अलग अलग में अलग अलग इक्वेशन का पार्ट रहेगा ये। सेम तरीके से, क्योंकि स्लोप आपकी सबको पता है 1 है, किस पॉइंट से पास हो रहा है, इसके बेसिस पे आप लिख सकते हो। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, देखो इसी को लिखने का दूसरा तरीका, दूसरे तरीके से सोचोगे कि x जब बिलोंग कर रहा है भाई साहब, मान लो 2 से लेके 3 के बीच में, ठीक है, तो x इक्वल टू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो भाई x तो x ही है, बस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पार्ट पक्का 2 ही होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो x-2 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होने वाला। तो 2 से लेके 3 के बीच में x-2 आने वाला है, और यहाँ पे देखो वही मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से भी लिख के रखा हुआ। ये चीज आपको थोड़ा याद देना है कि किस तरीके से लिखनी है। जैसे कि इसी का एग्जांपल, इफ x बिलोंग्स टू बिटवीन 10 to 11, देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखोगे आप, सेम कॉन्सेप्ट, x-10, परफेक्ट। इफ x बिलोंग्स बिटवीन -5 to -4,
देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स प्लस 5, राइट। ये कभी कभी लिखने की जरूरत आपको पड़ सकती है, बेसिक फंडा आपको पता ही है, हर एक काम इसी से होना है। तो इट्स ए पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1, 1 यूनिट के बाद में ये अपने आप को कॉपी पेस्ट करता हुआ जाएगा। ग्राफ पे क्वेश्चन कराए तो सही मैंने बेटा पहले आपको, लास्ट क्लास में कराए तो थे ग्राफ पे क्वेश्चन, कहाँ गया है यार? एक ग्राफ बनवाया था ना मैंने एक्स स्क्वायर का, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यार, कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ग्राफ पे तो। अब ये वाले पे क्या आएगा वो तो डिपेंड करता है, वो ऐसा कोई नियम थोड़ी है कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आ सकता है जिसमें ग्राफ की जरूरत पड़ जाए। चलो एक क्वेश्चन कराता हूं सबसे पहले, मेरे को ऐसा करो, डोमेन एंड रेंज बता दो किसकी, डोमेन एंड रेंज, लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज बता दो आप। तो सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं, डोमेन जो आएगी इसकी बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को बोलोगे आप 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू, हाँ 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट्स ऑल। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगर 0 से बड़ा होना चाहिए तो डोमेन क्या आएगी? आप बोलोगे सर हमेशा ही तो 0 से बड़ा होता है, जरा देखो तो ग्राफ, कभी फ्रैक्शनल पार्ट 0 से कम हुआ क्या? नहीं, हमेशा तो पॉजिटिव है सर, कोई दिक्कत ही नहीं। बट इंटीजर वैल्यू मत डाल देना, क्योंकि इंटीजर वैल्यू डाल दी तो आउटपुट 0 आ जाएगा, जो चाहिए नहीं अपन को, राइट। किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए आउटपुट कितना आ रहा है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का 0 आ रहा है, जो आपको नहीं चाहिए। तो सर ना इसमें क्या करो आप, एक्स बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यू डाल दो, जो भी आपकी मर्जी है डाल दो, सिर्फ इंटीजर मत डालना सर, इंटीजर छोड़ के डालना जो भी डालना है। अब जरा रेंज बता दो कि रेंज क्या होगी भाई। इसकी रेंज क्या होगी? बिल्कुल सही राहुल, इसके ऊपर भी किसी ने दिया था। अब देखो रेंज की बात है, तो रेंज हमको निकालनी है लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ये भाई साहब लाई करेंगे कहां से कहां के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में, 1 इंक्लूड नहीं होता है, 0 इंक्लूड होता है बेटा भाई, ये बताया तो था यार, इतना क्यों धीरे कर रहे हो?
ठीक है। तो 0 से लेके 1 के बीच में, और जब 0 से लेके 1 के बीच में लॉग के लिए इनपुट आता है, तो लॉग का ग्राफ पता है आपको क्या होता है? लॉग बेस ई का ग्राफ, ये ग्राफ होता है ना। और जब इनपुट आपके पास ये वाले हो, ये, तो इनके लिए आउटपुट क्या था जरा बताओ तो। इसके लिए आउटपुट कितना आ गया? इन्फिनिटी। इसके लिए कितना आ गया? तो ये सारे आउटपुट आ जाएंगे आपके लिए माइनस इन्फिनिटी से। तो देयर फोर दिस बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, एंड जीरो डेफिनेटली नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 1 नहीं होती। तो ये वाला पार्ट जो है ये इंक्लूडेड ही नहीं है, तो आपको नहीं करना, और ये वाला भी इंक्लूडेड नहीं है। तो 0 से लेके 1, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, बोथ नॉट इंक्लूडेड। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसका ग्राफ बनाना है, मान लो इसका ग्राफ भी बनाना है आपको, हाँ बेस 10 हो या कुछ भी हो, डजेंट मैटर, रेंज और डोमेन यही आने, बेस ई मान लो, जब भी मैं लॉग लिख रहा हूँ बेस ई मान लेना है ना। अगर इसके ग्राफ की बात करूं, तो आप बोलोगे यार देखो ग्राफ का जो पंगा है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है, मान लो। तो आप बोलोगे सर देखो 1 पे तो डिफाइन ही नहीं है, 1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है यहाँ पे, 2 पे भी डिफाइन नहीं है, 3 पे भी डिफाइन नहीं है, भाई साहब 0 पे भी डिफाइन नहीं है, -1 पे भी डिफाइन नहीं है, -2 पे भी डिफाइन नहीं है ना। बट बट यहाँ डिफाइन नहीं है, बट जैसे ही 0 से बड़ा रहेगा, ग्राफ जो रहेगा ना वो माइनस इन्फिनिटी पे अचीव होगा। मतलब ये वाला ग्राफ कौन सा, ये वाला पार्ट, यही आएगा ना 0 से लेके 1 के बीच। .1 के लिए इनपुट भी .1, .2 के लिए इनपुट भी .2, .3 के लिए इनपुट .3, तो 0 से लेके 1 तक वही इनपुट, log x का जो ग्राफ बनता है वही बन जाएगा। फिर यहाँ पे यही कॉपी पेस्ट हो जाएगा, यही वाला ग्राफ, रिपीटिंग वैल्यूज आने लग जाएंगी वापस, यहाँ पे फिर ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये क्या, ये कौन सा फंक्शन आएगा, पीरियोडिक फंक्शन आएगा, 0 पे डिफाइन नहीं। ये ग्राफ ऐसा बनता जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक बार बार अपने आप को रिपीट करेगा, और करना भी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जब ये खुद अपने आप को रिपीट कर लेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये पार्ट खुद अपने आप को रिपीट कर लेगा, 1.1 के लिए भी वही वैल्यू आने वाली है जो 0.1 के लिए आने वाली, 1.2 के लिए भी वही आने वाली, 1 सॉरी 2.1 के लिए भी वही आने वाली है, 3.1 के लिए भी वही आने वाली है, 4.1 के लिए भी ये आने वाली। तो डेफिनेटली इसीलिए रिपीटिंग हो ही जाएगा ग्राफ। और सिर्फ कौन सा आएगा, सिर्फ ये नीचे वाला पोर्शन, क्योंकि 0 से लेके 1 के बीच में यही वाला ग्राफ आता है। तो जब 0 से लेके 1 के बीच में ये लाई करेगा, 0 से लेके 1 के बीच में हमेशा लाई करेगा, तो यही ग्राफ अपने आप को बार बार रिपीट करता जाएगा। डोमेन में क्या दिक्कत आ रही है बेटा? आपको डोमेन क्या चाहिए? वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ग्रेटर देन 0 हो।
अब फ्रैक्शनल पार्ट जीरो से बड़ा कब होता है, तो ग्राफ देखो ना, फ्रैक्शन पार्ट हमेशा ही तो जीरो से बड़ा होता है, सिर्फ जीरो को छोड़ के, कि जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। वो जीरो कब होता है, इंटीजर वैल्यूज पे। अरे भाई जीरो यहाँ पे आ रहा है ना, ये जीरो आ रहा है, 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 यहाँ जीरो आ रहा है, यहाँ जीरो आ रहा है, यहाँ जीरो। इंटीग्रल वैल्यूज पे जीरो आ रहा है, अदरवाइज तो हमेशा पॉजिटिव है। खत्म। इंटीग्रल वैल्यू पे जीरो आ रहा है, उसको छोड़ के सारी वैल्यूज को इंक्लूड कर दो। ग्राफ से देखने की ये समझ आनी चाहिए ना बेटा, अब ये आपको समझ में आना, ये रिलेट करना आना चाहिए। जीरो कब आ रहा, इंटीग्रल वैल्यू पे, उसको सब्सट्रैक्ट करो। चलो बढ़ूंगा आगे। बिल्कुल चलेगी ना बेटा, ग्राफ को देखना, माइनस वन पॉइंट समथिंग में क्या वैल्यू आएगी भाई, -1.3 डालेगा तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0.7 आएगी ना, क्यों नहीं चलेगी, चलेगा ना इनपुट। ग्राफ बनाने को बोला है ये तो, ठीक है लग रहा। ठीक है भाई, ग्राफ बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ऐसा करो, मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बना दो, डोमेन बता दो, रेंज बता दो, सब बता दो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स के फ्रैक्शनल पार्ट। ये होता है आपके पास साइन एक्स का ग्राफ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन का ग्राफ बनाया था, तो हम फ्रैक्शनल पार्ट का भी ग्राफ बना ही लेते हैं। ये वैल्यू है आपके पास 1। और ये वैल्यू होती है -1। डोमेन में तो कोई दिक्कत ही नहीं, डोमेन तो ऑल द रियल वैल्यूज है, ग्राफ में मेनली दिक्कत है। अब मुझे जरा ये बताओ, जीरो से लेके π/2 तक जब मैं जाऊंगा, तो क्या मैं ये बोल दूं कि जो आउटपुट आएगा वही मेरे पास ग्राफ आ जाएगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं। यहाँ पे अनडॉटेड सर्कल, यहाँ पे डॉटेड सर्कल। भाई साहब इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। भाई साइन एक्स की वैल्यू जैसे 0.5 आई, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू भी 0.5 आ जाएगी। साइन, अरे यार ये तो समझो ना थोड़ा सा, यही तो ग्राफ से रिलेट करना सीखो बेटा, रिलेट नहीं कर पाओगे तो दिक्कत आएगी। जब जीरो से लेके 1 के बीच में ग्राफ लाई कर रहा है, तो 0.1 पे आउटपुट भी तो 0.1 आएगा, 0.2 पे आउटपुट भी तो 0.2 आएगा, 0.9 पे आउटपुट भी तो 0.9 आएगा। तो ये तो जीरो से लेके 1 के बीच में ही लाई कर रहा है ना, तो जीरो से लेके 1 के बीच में तो जो आउटपुट है, मान लो साइन एक्स की वैल्यू 0.2 हुई, तो आउटपुट भी 0.2 आ जाएगा। और ये तो 1 से नीचे ही है डेफिनेटली। क्लियर है यहां तक? इसके बाद में भी मैं एज इट इज ही बना दूं, जीरो पे जीरो, क्योंकि जो इनपुट है वही तो आउटपुट आएगा। यहाँ पे अगर भाई मैं 0.8 ले लेता हूँ सपोज, 0.8, तो 0.8 पे जो साइन एक्स आउटपुट देगा, वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी तो एज इट इज आउट दे देगा भाई। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.8 कितना हो जाएगा, 0.8 ही हो जाएगा ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा, इन दिस केस इट इज साइन एक्स इक्वल टू,
तो जो साइन एक्स का ग्राफ है वही हो जाएगा, जैसे y इक्वल टू एक्स में आया था। जैसे ही 1 होगा, 1 पे आउटपुट 0 आ जाएगा। यस, ये नहीं बनाया मैंने, यहाँ पे ये वाला सर्कल आएगा, यहाँ पे ये वाला सर्कल। जैसे ही 1 हुआ, 1 पे 0 हो गया इंटीग्रल पार्ट, और वापिस से ऊपर से ही चालू होगा। अब मेरे को इसके ऊपर बताओ, .1 जो होगा, जहां पे -1 होता है, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे आउटपुट 0 ही होगा, इस वाले पॉइंट पे भी आउटपुट 0 होगा। बट जब नेगेटिव वैल्यूज आएंगी तो आउटपुट कैसे होगा? जैसे कि -.1, -.1 पे आउटपुट कितना होगा जरा बताओ? -.1 पे आउटपुट कितना होगा? 0.9 होगा भाई, इसमें तो डाउट नहीं किसी को। अच्छा, -.2 पे कितना आउटपुट होगा? 0.8 होगा। -.3 पे आउटपुट कितना होगा? 0.7 होगा। तो मुझे ये बताओ, इन दोनों में गैप कितना आ रहा है? एग्जैक्टली 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है ना। इसमें 1 को ऐड करोगे, इसमें 1 को ऐड करोगे 0.1 में, मतलब अंदर वाली वैल्यू में, तो मैं ये बोल सकता हूं, देखना समझना, यही ग्राफ एज इट इज में को ऊपर की तरफ 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। ये जो नीचे बना हुआ है, ये वैल्यू अगर -.1 थी, तो अब आपका आउटपुट आ जाएगा +.1, सॉरी +.9। अगर ये -.5 थी, तो ये आ जाएगा, ये जो गैप है, ये गैप हमेशा 1 रहेगी। ये आपने अभी देख लिया, ये गैप जैसे यहाँ पे -1 था, यहाँ पे 0 आ गया, तो ये जो गैप है, ये गैप 1 यूनिट ऊपर ग्राफ शिफ्ट हो चुका है आपका। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये पार्ट गलत बना दिया है भाई, ये थोड़ी इंक्लूड होगा, यहाँ से तो यहाँ इंक्लूड हो जाएगा, और फिर ग्राफ यही चालू हो जाएगा। ये गया, यहाँ पे इसको नॉट इंक्लूड किया, इसको इंक्लूड किया, ये आ गया, इसको इंक्लूड किया, फिर इसको इंक्लूड नहीं किया, फिर 1 यूनिट का ऊपर, इसको इंक्लूड नहीं किया, इसको इंक्लूड किया, फिर यहाँ से यही का यही ग्राफ। मतलब अपने आप को डेफिनेटली फिर तो रिपीट, साइन तो रिपीट करना ही है, साइन जहां इन्वॉल्व हो गया, रिपीट तो करना ही है अपने आप को। ये ग्राफ ऐसी साइकिल चलती जाएगी, तो डेफिनेटली इसकी डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन ऑल द रियल वैल्यूज है, रेंज में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 0 से लेके 1 तक पूरी जो भी फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज होती है वही आ रही है, एंड इट्स ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2π। 2π के बाद में ही अपने आप को कॉपी पेस्ट करता हुआ नजर आएगा। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ इसी को इंटरप्रीट करने की, इसको लिख लो पहले, अंडरस्टैंडिंग है। नेगेटिव पार्ट में भी तो सेम आएगा बेटा, साइन का नेचर थोड़ी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे यही आएगा, 0 पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये इंक्लूड करेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, फिर 1 यूनिट का ऊपर भागेगा, फिर यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं होगा। नेगेटिव पार्ट में भी तो सेम बनेगा, अलग क्यों है? ये साइकिल रिपीट हो जाएगी, ये जो साइकिल है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये एक साइकिल है। साइन एक्स की भी होती है, और साइन के फ्रैक्शनल पार्ट की भी होगी, या ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी ग्राफ यही बनेगा, वो भी पीरियोडिक बनेगा। ये पूरी एक साइकिल यहाँ पे खत्म हो गई।
एज इट इज कॉपी पेस्ट, यहाँ पे भी वही होगी, ये एक साइकिल पूरी की पूरी। जो फंक्शन अपने आप की वैल्यू को रिपीट करता है उसके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू भी तो रिपीट होने वाली है। बेसिक ऑब्जर्वेशन। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ध्यान देना। अगर कोई भी वैल्यू, अगर एक्स जो है वो बिलोंग करता है भाई साहब -1 से लेके 0 के बीच में, तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख सकता हूं, है ना? ये तो आप ही लोगों ने भी थोड़ी देर पहले बताया। तो क्या मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को 1 + x करके लिख सकता हूं? ये क्लियर आया समझ में? लिखा भी है, कहाँ लिखा? तो ये ग्राफ बनाया था आपने सर, यहाँ पे लिखा तो है ये, x+1 लिखा है ना। अगर -1 से 0 के बीच में है तो आपने x+1 लिखा है, बिल्कुल लिखा है, कोई गलती नहीं, और ये सही भी, ये एकदम सही है। अब जब साइन एक्स खुद इस रेंज में लाई कर रहा है, तो क्या मैं ये कर सकता हूं इसका किस, ये लिख सकता हूं मैं? अगर साइन एक्स खुद इस रेंज में लाई कर रहा है, मतलब साइन एक्स अगर मेरे पास -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये जो एक्स के लिए मैं ये लिख पा रहा था, साइन एक्स के लिए ये लिख पाऊंगा। करेक्ट बोल रहा हूं? इसमें कोई गलती तो नहीं आपको? करेक्ट। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं यहाँ पे। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स जो आपके पास आया है, इसका ग्राफ बनाना है तो आप क्या करोगे? आप सिंपल करोगे, साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा उसमें 1 को ऐड कर दोगे, और एक्चुअली आप प्रैक्टिकली देखोगे तो यहां भी वही करोगे। +1 किया, +1 किया, +1 किया, यही तो +1 है वो, और कौन सा +1 है? ठीक है। तो आपने जब ग्राफ बनाया उस टाइम क्या किया, कि ये जो साइन एक्स का ग्राफ होता, ये जो साइन एक्स का ग्राफ होता जो यहाँ पे ये है, ये वाला ग्राफ, है ना, पाई से लेके 2 पाई के बीच में ये वाला, इस ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया। कितने यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया? 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ग्राफ तो यही बोल रहा है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जब आप ग्राफ बना रहे हो तो उसको 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, किसके ग्राफ से? साइन एक्स के ग्राफ से। तो भाई 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये वाला ग्राफ बना दिया। यही तो मैंने आपको बताया भी था कि 1 यूनिट ऊपर, मैंने यहाँ से आपको नंबर्स के एंगल से बताया था कि नंबर्स में किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे एक लॉजिकल बताया है मैंने, एक मैथमेटिकल वे बताया है कि भाई इसी ग्राफ को बस एज इट इज आप ऊपर की यूनिट 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो। ग्राफिकल शिफ्टिंग, बिल्कुल सही, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के थोड़े से एंड में। तो आइडियल तरीका ये है जो मैंने बाद में बताया, और इनफैक्ट आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। जगह बाकी नहीं है, बट मैं इसको रब कर देता हूँ। इसको भी रब नहीं करता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। जब साइन एक्स जो है बिलोंग करेगा 0 से लेके 1 के बीच में, 0 इंक्लूडेड 1 नॉट इंक्लूडेड, 0 से लेके 1 के बीच में, देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स के बराबर ही हो जाएगा। बिल्कुल सही, एक्स एक्स के बराबर ही हो जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक्स के बराबर ही हो जाता है। और जब साइन एक्स बिलोंग करेगा -1 से लेके 0 के बीच में, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा? ये जो अभी मैंने लिखा, 1 + sin x हो जाएगा। तो 1 + sin x का ग्राफ बना दो। -1 पे 0 ही आंसर आने वाला है, वो आप बना ही दोगे। तो बस ये थोड़ी सी शिफ्टिंग आपने ग्राफ की कर दी, शिफ्टिंग बाय 1 यूनिट। तो ये थोड़ा सा एक लॉजिकल पार्ट आ गया यही ग्राफ बनाने का, ये आपको यूज आएगा शिफ्टिंग वाला पार्ट। ये शिफ्टिंग वाला शायद वहां भी सिखा दिया था ना मैंने एक बार, मॉड्यूलस के ग्राफ में,
राइट। थोड़ा सा बात करी थी अपन ने मॉडुलस के ग्राफ में, राइट। मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ बनाया था, तो 1 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट करा दिया था, एक्स प्लस वन में 1 यूनिट राइट में शिफ्ट करा दिया था, अपर शिफ्टिंग लोअर शिफ्टिंग भी बता दिया था, लेफ्ट और राइट शिफ्टिंग भी बता दिया था। चलो बढ़ जाऊं आगे। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ग्रिप बनाने में टाइम लगेगा जब आप खुद से सॉल्व करोगे ये चीजें। बट अब टाइम आ गया है, आप पूरा रिवाइज कर लो अच्छे से, प्रैक्टिस करने का थोड़े टाइम में आ जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस आएंगे उनमें ये प्रॉपर्टीज यूज आ जाएंगी, यूज आती हैं, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस एन अगर मैं लिखता हूं, वेयर एन इज एनी इंटीजर, इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के कंपैरिजन में क्या आएगी जरा बताओ तो। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस एन वेयर एन इज एनी इंटीजर, व्हाट इज द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के टर्म में वैल्यू क्या आएगी, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर मान लो कुछ इस टाइप का आपके सामने आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस टू, तो इसको मैं क्या लिखूं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही लिख दूं क्या चलेगा। स्टिल बिल्कुल सही। अब अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 लिख रहे हो, तो 1.2 प्लस वन जो होगा वो होगा आपके पास 2.2, और 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.2 ही आने वाला है, कुछ अलग नहीं आने वाला। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 लिख दूंगा। अरे इस इंटीजर की तो वैसे ही कोई इज्जत नहीं होने वाली, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट लिख रहे हैं ना, फाइनली ओवरऑल साइन तो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट का। इंटीजर तो रोल ही प्ले नहीं करता है, रोल प्ले तो सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट करता है। तो ये जो इसका 0.2 है वही रोल प्ले करने वाला है। अब यहाँ वन की जगह आप भले ही 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, 5 डाल दो, 6 डाल दो, 100 डाल दो, कुछ भी इंटीजर डाल दो, डजेंट मैटर। फ्रैक्शनल पार्ट तो आपके पास 0.2 आने वाला है, क्योंकि यही लेके आने वाला है। ठीक है।
चलो कनेक्शन ब्रेक हो गया ना। अब नेक्स्ट इज, अगर मान लो आपको देखिए रखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम के, देन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे दिया 0.32, देन एक्स इज इक्वल टू क्या आ सकता है? एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ तो जरा। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स? इज 1.36 पॉसिबल? बिल्कुल सही। इज 2.36 पॉसिबल? सॉरी 36 नहीं, 32। इसका मतलब एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी n प्लस 0.32, वेर n कैन बी एनी इंटीजर। तो यहाँ पे n प्लस k, वेर n बिलोंग्स टू z, कैन बी एनी इंटीजर। नेगेटिव ऑल्सो चलेगा ना? -0.68 का अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स निकालोगे तो कितना निकलेगा? 0.32 ही तो निकलेगा। और -0.6, -1 प्लस 0.32, तो अब n की वैल्यू -1 भी हो गई तो भी चलेगा, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x व्हेन x बिलोंग्स टू z, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में रिलेशन क्या आने वाला है? मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 में डिफरेंस क्या आने वाला है? क्या आने वाला? दोनों सेम आने वाले हैं, जीरो? यस और नो? अगर एक्स इंटीजर है तो भैया फ्रैक्शनल पार्ट तो जीरो ही आने वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर, एक्स इंटीजर नहीं है, तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के टर्म में क्या आने वाला है? मतलब मेरा ओवरऑल क्वेश्चन ये है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2 लिखा है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 लिखा हुआ है, व्हाट रिलेशन विल आई गेट बिटवीन द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस टू? या फिर एक और एग्जांपल में दिख लेता हूं, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.7 लिखा हुआ है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.7 लिखा हुआ है, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? या एक और एग्जांपल देख लो, चलो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.1 लिखा हुआ है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.1 लिखा हुआ है। बिल्कुल सही। देखो, इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा 0.8, इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा 0.2, इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा 0.3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा 0.7, इसका फ्रैक्शनल पॉइंट कितना आ जाएगा? 0.9, और इसका फ्रैक्शनल पॉइंट क्या आ जाएगा? 0.1। नाउ यू कैन इजीली सी दैट द समेशन वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो मैं इसको माइनस करके +1 लिख देता हूं, ठीक है? मतलब इसको मैंने क्या लिख दिया?
या फिर इसको दूसरे तरीके से ज्यादा बेटर है, इस तरीके से ही लिख देते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज नॉट एन इंटीजर। कन्वर्जन में काम आता है बेटा या तो ये लिख दो, मतलब आपको रिप्लेस करना पड़ेगा माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के टर्म में कुछ इस तरीके से जो मैंने पहला लिखा। अच्छा, उसी टर्म्स पे इसको भी लिख सकते हैं अपन कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो इफ एक्स बिलोंग्स टू जेड। बात वही है, या तो इक्वल टू जीरो आ जाएगा दोनों का समेशन, या इक्वल टू -1 आ जाएगा, डिपेंडिंग एक्स इंटीजर है या नहीं। देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये वाली चीज यहाँ पे देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 बराबर आएंगे नहीं आएंगे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे भाई? इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी ना, इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और जब दोनों जीरो है तो दोनों का एडिशन भी तो जीरो ही आएगा। क्लियर है? ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है थर्ड, कि भाई दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू जीरो ही आने वाला है, एक्स इंटीजर है तो। क्योंकि एक्स इंटीजर होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी आती है दोस्तों? जीरो आती है। अरे यार, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड। ठीक है, ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी आप देखो, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करो, -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.8, 1.2 का 0.2, दोनों का एडिशन कितना आ रहा है भाई? इसका और इसका एडिशन कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ पे देखो, 0.3 और 0.7, ये माइनस नहीं है, ये पॉइंट है। 0.3 और 0.7 का एडिशन कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 0.9 और 0.1 का एडिशन कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो मतलब मैं बोल दूं ना, फ्रैक्शनल -x और x दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट का एडिशन वुड बी इक्वल टू 1। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर x इंटीजर नहीं है तो दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट का एडिशन 1 के बराबर। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न का एक पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे। इक्वेशंस आती हैं जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व होता है, जैसे कि ट्वाइस ग्रेटेस्ट। अब प्रॉपर्टी नहीं है, अब इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है कि एक्स की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। प्रीवियस स्लाइड चलो देखो, ये प्रीवियस स्लाइड देख लो, जल्दी से लिख लो।
चलो एक और प्रॉपर्टी बाकी है, एक दो वो भी मैं लिख देता हूँ। लिख लिया। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ। कभी कभी आपको ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वाई को लिखने की जरूरत पड़ती है कि इसको मैं कैसे लिखूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई के टर्म में। अब देखो यहां पे ध्यान देना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है ये आपको पता है बेटा? टुडे इज लास्ट लेक्चर ऑफ फंक्शन। किसने बोला? अभी तो फंक्शन बहुत बाकी है, बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अभी तो फंक्शन की थोड़ी थोड़ी डिटेल ही पढ़ रहे हैं, इनको कंबाइन कहाँ किया अभी तक अपन, तो अभी तो बहुत बाकी है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस वाई, अगर मेरे को इसको लिखना है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई के टर्म्स, ये क्वेश्चन को तो यहाँ रिमूव कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वाई को मैं लिख सकता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अंदर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? ये समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा भाई? एक्स को तो लिख सकता हूं ना ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, डेफिनेशन होती है, यही तो डिफाइन किया था। वाई को लिख सकता हूं, करेक्ट बोला मैंने? इसको थोड़ा सा और कर देता हूं मैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को आगे लिख देता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई को आगे लिख देता हूं, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख देता हूं, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई लिख देता हूं। करेक्ट? यहां तक तो दिक्कत नहीं किसी को। अब एक प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी, कौन सी प्रॉपर्टी बताई गई थी मैं बताता हूँ। प्रॉपर्टी जो थी मेरे पास अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एन, क्या लिख सकते हो आप? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एन क्या लिख सकते हो? अरे ये प्रॉपर्टी है भाई मेरे भाग्यश्री। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एन को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एन लिख सकते हैं ना, वेर एन इज एनी इंटीजर। याद है? ये सुनो, याद है ना, कल पढ़ी थी। तो ये क्या एक इंटीजर है और क्या ये भी एक इंटीजर है? दोनों तो इंटीजर हो रखे हुए हैं, तो क्या इनको मैं ये वाला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसके बाहर निकाल दूं क्या? तो मतलब इसको ओवरऑल मैं ये लिख सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को बाहर निकाल दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई को बाहर निकाल दिया, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई को अंदर छोड़ दिया। लिख सकता हूं ये? यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं? अब मुझे जरा ये बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकती है? भाई साहब इसकी रेंज बताओ जरा मुझे, कहां से कहां तक हो सकती है? क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर हो रही है, इसीलिए प्रॉपर्टी का प्रूफ भी मैं करा रहा हूं अच्छे से। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है बताओ जरा? 0 से लेके 1 तक? अरे भाई इसकी वैल्यू तो आप पढ़ चुके हो, आप इसको बोल चुके हो, सर कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट हो 0 से लेके 1 तक वैल्यू आएगी सर। और जरा मुझे ये बताओ इसकी रेंज कहां से कहां तक आएगी? इसकी भी आप यही बोलोगे, सर ये भी तो 0 से लेके 1 तक आएगा। और भाई साहब जब इन दोनों को ऐड करोगे आप, इन दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों की रेंज कहां से कहां तक लाई करेगी? इन दोनों को ऐड करोगे तो कहां से कहां तक लाई करेगी? 0 से लेके 2 तक लाई करेगी। अरे 0 इंक्लूड हो सकता है जब दोनों साइमल्टेनियसली 0 होगा, वो 2 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली 1 तो हो ही नहीं सकता। 2 को अप्रोच जरूर कर सकता है, 1 + 1 2 होता है, बट 1 और 1 दोनों साइड में इंक्लूडेड नहीं है, तो 1.999999 तक जा सकता है, 2 नहीं जाएगा। अब मुझे जरा ये बताओ, तो मैं ये लिख सकता हूं क्या कि फाइनली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है, ये वाला जो पार्ट है यहां पे, या तो मैं 0 लिख दूं, क्योंकि फाइनली मेरे पास यहाँ पे क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, राइट? ग्रेट है। अगर ये वाली जो रेंज है, इस वाली रेंज का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा
तो क्या क्या आ सकता है मुझे जरा बताओ, क्या पॉसिबल आउटकम है 0 से लेके 2 तक की ग्रेटेस्ट इंटीजर का? या तो 0 आ जाए, या तो 1 आ जाए, या तो 0 आ जाए, या तो क्या कर दूं, 1 कर दूं। इन दोनों में से एक पॉसिबल है, बट कब ये वाला है और कब ये वाला है? ये वाला जब है जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई, आपके पास दोनों का एडिशन 0 से लेके 1 तक आ गया, और यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई 1 से लेके 2 के बीच में आ गया। तो ओवरऑल यहां जो मैं लिख रहा था, या तो ये लिखूंगा या तो मैं ये लिखूंगा, ये जो प्रॉपर्टी है, या तो ये लिखूंगा या तो ये लिखूंगा। ये लिखूंगा जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई कहां से कहां तक आएगा, 0 से लेके 1 तक आएगा। और यहां ये लिखूंगा जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई 1 से लेके 2 तक आएगा। दैट्स ऑल, दिस इज योर प्रॉपर्टी, कि दिस इज इक्वल टू आइदर दिस और दिस। ये कुछ इस तरीके से लिखते हैं अपन मैथमेटिकली, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वाई कैन बी रिटन एज ऊपर वाला और नीचे वाला अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस जो लिखी हुई हैं आपके पास। थोड़ा सा सोचो इसको, एक एक स्टेप सोचना है। ये बताने का रीजन भी ऐसा है कि आपकी क्लियरिटी और बढ़े, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में जब भी आपको आए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इजी रहे। एक बार शुरू से वापस सोच लो, बोलो बेटा। सर आपने थर्ड स्टेप में जो ब्रैकेट है ग्रेटेस्ट इंटीजर का वो हटा क्यों नहीं दिया? लाइक बिकॉज प्रॉपर्टी वाज ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस एन ना, तो एक्स को सेपरेट वाई को सेपरेट। नहीं तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इंटीजर है उसको साइड अलग हटा दिया ना मैंने। हाँ वो एन बाहर आ इंटीजर गया। कौन है इसमें, ये इंटीजर है और ये इंटीजर है, तो इसको साइड अलग हटा दिया मैंने। बचा हुआ पार्ट जो है ये तो ये वाला पार्ट है ना, तो ये तो लिखूंगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। सर तो आपने मतलब वी कैन पेयर एक्स विद द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ऐसे कर सकते हैं? मतलब ये तो ये वाला पार्ट बोल रहा है ये, नहीं नहीं, थर्ड स्टेप में तो ये तो फिर फ्र- यही ऊपर वाले में पहुंच जाएंगे ना। हमने पेयर क्या किया, हमने तो अलग अलग किया इनफैक्ट और सॉल्व करने के लिए, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को अलग अलग किया हमने यहाँ पे। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के साथ पेयर किया, एंड देन सिंस तो ग्रेटेस्ट एक्स इंटीजर बन इज गया, एन इंटीजर। तो एक्स बन जाएगा ना, अगर इन दोनों को पेयर करेगा तो एक्स बनेगा ना भाई। नहीं नहीं, उनको साथ में रखो एंड देन उनको ओपन कर दो ब्रैकेट्स, लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस एन जो एक्स देते हैं वैसे। नहीं समझ में आ रहा मेरे को क्या बोल रहा है, किसको कर रहा है, किसको क्या कर रहा सर है, नहीं अपन समझ। मैं फोटो भेजता हूँ एक सेकंड। नहीं यहाँ पे मेरे को ये बता कि किसको पेयर करने का बोल रहा है, इन दोनों को पेयर करने का बोल रहा है हाँ इन दोनों को साथ में रखने के लिए, तो ज्वाइन ये तो नहीं साथ करना। में रखे, ये रखे ऊपर। हाँ इनको साथ में रखा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज एन, मतलब इंटीजर देगा ना वो हमको। हाँ ये इंटीजर हाँ देगा हाँ ये ना, इंटीजर देगा तो तो फिर इसको मैं बाहर निकाल दिए। ब्रैकेट्स, हाँ इसको हाँ बाहर तो ये निकाल बाहर देता हूँ। निकाल दिया है यहाँ, इसको भी बाहर निकाल सकता हूँ राइट, हाँ यस। तो इसको भी निकाल दिया है यहाँ, ये दोनों बच गया ना अंदर। हाँ तो ये दोनों बच गया यहाँ पे अंदर। बट सेपरेट ब्रैकेट्स में नहीं होगा। सेपरेट ब्रैकेट में क्यों होगा बेटा, यहाँ पे ये पूरे एक्स की जगह, इस पूरे एक्स की जगह फ्रैक्शनल पार्ट, आप नाम में कंफ्यूज मत हो, ये प्रॉपर्टी मैंने लिखी हुई है, यहाँ एक्स की जगह मैं एम डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं कैपिटल एम डाल देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा उससे। वो एक से कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, एम की जगह क्या है अब पूरा का पूरा, ये और ये दोनों है ना, बाकी ये अच्छा दोनों तो इंटीजर आ गए ना अब। यस सर ओके। तो ये एन की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आई है, जिसको मैंने बाहर कर दिया। और जो बचा हुआ है, ये एम जो बचा हुआ है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो ब्रैकेट के अंदर रह गया, क्योंकि यहाँ पे ये एक एम रह गया, यहाँ पे ये रह गया। इसकी वैल्यू के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, एन के बारे में आइडिया है कि एन इंटीजर है, इसके बारे में आइडिया है कि ये इंटीजर, तो इसको बाहर लिख दिया। अच्छा ओके सर।
आई थिंक यही कंफ्यूजन था सबको, जिसको भी दूसरे को भी कंफ्यूजन था। आप सिर्फ ये समझो कि अगर भाई मैंने कुछ ऐसा लिख के रखा हुआ है, अगर मैंने कुछ ऐसा लिख के रखा हुआ है 3+4+1.5 प्लस, या फिर ये छोड़ो 0.5 प्लस 0.7, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख के रखा हुआ है ना, कुछ इस टाइप का लिख के रखा हुआ। तो 3 और 4 का को तो फर्क नहीं पड़ता ना, 3 और 4 को तो बाहर निकाल ही सकता हूं मैं, तो मेरे पास क्या बचेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.5 प्लस 0.7 बचेगा ना। अब ये भले ही शुरू में मेरे पास 3.5 प्लस 4.7 था, कुछ ऐसा था, तो मैंने 3.5 को 3+0.5 लिख दिया, 4.7 को 4+0.7 लिख दिया, 3+4 को अलग कर दिया, 0.5 0.7 को अलग कर दिया, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो वही यहाँ पे या तो 1 आ जाएगी या तो 0 आ जाएगी। कि अगर इसकी जगह 0.4 है और ये 0.7 की जगह मान लो यहाँ पे मैं 0.3 ले लेता हूँ, ये 0.3 ले लेता हूँ, तो ये 0.3 आएगा, तो ये इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो या तो इसकी वैल्यू 0 आएगी या तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, डिपेंडिंग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई क्या है। इसका 0.5 है, इसका 0.3 है, अगर ये चेंज होगा तो ये या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, दो ऑप्शन आएंगे। बाकी ये दोनों तो ऐसे ही आ जाएंगे, दोनों के ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो बाहर लिखा हुआ है, वो दोनों में यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। अब यहाँ पे या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। क्लियर अभी सबको? हाँ, ये तो आप हमेशा लिख सकते हो, नहीं ये नहीं लिख सकते भाई, इन दोनों पे अलग मत लगा देना कभी। यहाँ पे ये वाला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इन दोनों पे अलग क्यों लगा रहा है? इनमें ये क्या इंटीजर है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक, ये दोनों को अलग मत कर देना यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर में भाई, ऐसा थोड़ी होता है कोई। जब तक इंटीजर नहीं होता जब तक अलग नहीं होता, ये दोनों इंटीजर नहीं है, अलग नहीं कर सकते आप इसको। स्प्लिट थोड़ी कर सकते यार, विदाउट ऐसे कैसे स्प्लिट कर देंगे? क्यों करे मतलब, वाई क्यों, मतलब क्यों, क्यों करेंगे, मेरे को ये रीजन दे क्यों करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो गलत है इसीलिए नहीं करेंगे। भाई ये इंटीजर ऐसा थोड़ी लिख सकता है तू। अगर तू फाइनली अगर तू इसको यही लिखना चाह रहा है कि सर इसको मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई है, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को अगर आपने दोनों को इंडिविजुअल ब्रेक कर दो सर, आप ऐसे थोड़ी करेंगे यार, ये क्यों होगा, ये क्यों होने लग गया भाई? ये तो 0 0 ही आ जाएगा पक्का ही है फिर तो फ्रैक्शनल। नहीं ऐसा नहीं होता, जब तक ये इंटीजर नहीं है आप अलग नहीं कर सकते, जब तक ये कोई भी इंटीजर नहीं है यू कैन नॉट। देखो अब इसका रीजन भी मैं बताता हूँ, अगर ये 0.5 है और ये 0.7 है, तो यहाँ पे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.5 लिखोगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.7 लिखोगे तो ये तो 0 ही 0 आ जाएगा, तो 0 + 0 0 आ जाएगा। और इन दोनों का जो एडिशन का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 आएगा, तो वो तो 1 आएगा, कहाँ से दोनों बराबर होगा। हाँ बैक जा रहा हूँ। और अगर यही लिखना है तुमको, तो फिर भाई ये प्रॉपर्टी की जरूरत ही क्या है यहाँ पे, बताओ आप। ये प्रॉपर्टी यही तो कर रही है कि इसको दो पार्ट में, या तो इन दोनों पार्ट में ब्रेक कर रही है या तो इसमें ब्रेक कर रही है, प्रॉपर्टी का काम ही यही है। अगर तू ऐसे ही इंडिविजुअल लगा देगा तो फिर मतलब ही नहीं रहेगा प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी है ओवरऑल। ठीक है, कौन सी प्रीवियस स्लाइड, ये वाली? ये तो मैंने बस एक्सप्लेन किया था, इसको मत कॉपी करो, ये कॉपी करो तुम। कौन सा, इसके भी पहले की ये वाली?
चलो लिख लिया, बढ़ जाऊं आगे अब। चलो ये तो इसको डिलीट ही कर देते हैं, इसको स्लाइड को ही उड़ाते हैं यहाँ से। अब वो जो क्वेश्चन मैं आपको पहले करा रहा था, उस क्वेश्चन को अब करते हैं अपन। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, जस्ट एक अप्रोच देखो, ग्राफिकली क्वेश्चन आपने कर लिया, आपने प्रॉपर्टी का प्रूफ कर लिया, अभी तो आपको प्रैक्टिस भी हो गई हाउ थिंग्स आर वर्किंग। एक क्वेश्चन और ये वाला मैं कराऊंगा आपको ना, ग्राफिकली क्वेश्चन आपने कर ही लिया, डोमेन रेंज निकालनी थी आपको, यहाँ पे निकाल ही लिया आपने, राइट। हाँ, लॉग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। अब यहाँ पे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और बोलेंगे फाइंड एक्स, इक्वेशन है बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इन्वॉल्व है। आप हमेशा एक काम करो, ये जो एक्स है इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। कर सकते हो, फंडा ही यही है, राइट। क्यों कर रहा हूं, इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को लिख सकता हूं मैं ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एंड देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई 2। करेक्ट, ये आ गया यहां तक समझ में, किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट नहीं? अब मुझे जरा ये बताओ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है उसकी रेंज क्या होती है? उसकी रेंज 0 से बड़ी होती है, 0 के बराबर होती है, और 1 से छोटी होती है, करेक्ट बोल रहा हूं? सो देयरफॉर इन दिस क्वेश्चन, सेकंड से थर्ड स्टेप में कुछ नहीं किया भाई मेरे, इसको उठा के इधर लेके आ गया और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ट्वाइस हो गया, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हो गया, और 2 को नीचे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एडवांटेज क्यों, क्वेश्चन सॉल्व क्यों हो रहा है? ये सॉल्व इसीलिए हो रहा है क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की रेंज आपको पता है 0 से लेके 1 के बीच में भाई, बिल्कुल सही। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 0, देखो आंसर भी आने लग गया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की रेंज पता है आपको 0 से लेके 1 है। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स यहाँ पे किसके बराबर है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई 2 के बराबर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई 2 को कहां से कहां तक होना पड़ेगा? कंपलसरी 0 या 0 के बराबर से लेके 1 तक, और इसमें 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 2 से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। और इसने आपको श्योर शॉट कर दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। अब पूछोगे क्यों, तो सिंपल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एक इंटीजर वैल्यू होता है। अब इंटीजर वैल्यू 0 से लेके 0 या 0 से बड़े से लेके 2 तक के बीच में, दो ही आते हैं, या तो 0 ले लो या तो 1 ले लो, राइट। और इसी के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगर आप निकालोगे तो ये जो जीरो साहब है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या देंगे? ये रिलेशन है आपके पास, तो ये 0 देंगे, और ये 1 है, ये क्या देंगे? 1 के करस्पॉन्डिंग कितनी आएगी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू? 1/2 आएगी, क्योंकि ये रिलेशन ही है। तो भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी या तो 0 या तो 1 + 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2। आपके पास दो आंसर आ जाएंगे, 0 या 3/2। तो हमेशा जब भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं 90% टाइम्स आप कुछ ये वाली अप्रोच लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देख के थोड़ा टफ लगेगा, बट इतना टफ नहीं है। एक्स को रिप्लेस करो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की रेंज डाल दो, काम खत्म आपका। हाँ, 1 + 1/2, बिल्कुल सही, 3/2।
चलो ऐसा एक और क्वेश्चन करा देता हूं तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। वैसे तो ये जेई मेन से थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है, बट ठीक है। जल्दी से सॉल्व करके बता दो इसको। थोड़ा सा उससे थोड़ा सा लेंदी होगा। वही वापस से अप्रोच, दिस विल रिमेन एज इट इज। इसको मैं लिख देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये आ जाएगा आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। सो देयरफॉर फाइनली यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय 3। और आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है वो 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 1 से छोटा। सो देयरफॉर 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय 3 लेस देन 1। और ये दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, एक तो ये 0 से बड़ा और एक ये आ जाएगा 0 से छोटा। ये दोनों को सेटिस्फाई होने वाली इन इक्वेशन बन जाएगी। आपको पता है दोनों को सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ इसको m लिख देता हूँ, एम स्क्वायर माइनस एम बाई 3। और इसको भी एम स्क्वायर माइनस एम बाई 3, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर बार बार क्यों लिखूं यार, मेहनत ज्यादा है। बेटा थर्ड लास्ट स्टेप, कौन सी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है पूछो जरा। ये वाली? अरे यार ये रिलेशन है तो सही, दिमाग तो लगाओ थोड़ा। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स से डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मिल रहा है ना। इसको डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 0 मिलेगा, इसको डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 1/2 मिलेगा ना भाई मेरे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। तो 0 m इंटू एम माइनस 1 और ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम बाय 3 माइनस 1 लेस देन 0। तो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 3 लेस देन 0। और ये तो आपके पास है, इसको वेव कर्व से सॉल्व कर दो। एम की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, ये 1 ये 0। ये तो बहुत ही डेंजर आ गया यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई अपनी। ठीक है, m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 इंक्लूडेड यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, मतलब ये तो हमेशा ही सेटिस्फाई कर गया। तो ये बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हमेशा माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 को इंक्लूड कर सकते हो, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी 1 को भी इंक्लूड करते हो, तो सारी पॉसिबल वैल्यू जो भी है सारी पॉसिबल। इसको फैक्टराइज करना आता है रे भाई लोग। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आप भूल गए हो तो रिवाइज करवा देता हूँ। एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 3 को आपको चाहिए लेस देन 0। तो इसको आप फैक्टराइज करने के लिए क्या यूज करोगे, फॉर्मूला मेथड याद है नहीं याद है? ऐसा कुछ आएगा। पिछले क्वेश्चन में जा रहा हूँ वापस, बट इसको यहाँ फैक्टराइज करके छोड़ रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 3 इक्वल टू 0 के रूट्स आएंगे। तो 1 प्लस माइनस √13/2। तो ये आ जाएगा 1 माइनस √13/2 और ये आ जाएगा 1 प्लस √13/2। करेक्ट बोल रहा मैं? ये चलेगा, सबको आ गया समझ में? तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ m माइनस 1 माइनस √13/2 और m माइनस 1 प्लस √13/2।
और ये दोनों ब्रैकेट लेस देन 0। वेव कर्व से यहां से सॉल्व कर सकते हो, एम की वैल्यू क्या आएगी? एम की वैल्यू डाल सकते हो यहाँ पे, कितनी आएगी? इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सबको फटाफट होना चाहिए ये सारी काम। तो वेव कर्व बेसिक, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको चाहिए नेगेटिव, तो m बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आ जाएगा? 1 - √13/2 से लेके 1 + √13/2 तक चलेगा ये दोनों। m हैज टू बी इंटीजर, बिल्कुल वेदांत एकदम सही है, m को तो इंटीजर होना पड़ेगा क्योंकि m तो ग्रेटेस्ट इंटीजर। अरे भाई ये m जो है मेरे पास, ये जो m है ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो मुझे जरा ये बताओ, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, ये सारी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बोल रहा है, -∞ to 0 भी ले लो, 1 भी ले लो, तो कोई वैल्यू मिसिंग ही नहीं है, तो ये तो सारी वैल्यू दिला रहा है। तो इसका तो कोई टेंशन ही नहीं, दोनों का इंटरसेक्शन लेना रहता तो ये आपको अब कंस्ट्रेंट डालेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ जरा। √13 इज अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग, तो ये आ जाएगा -3 पॉइंट समथिंग, -2 पॉइंट समथिंग, ये आ जाएगा -1 पॉइंट समथिंग समथिंग से लेके ये आ जाएगा आपके पास √13 इज 3 पॉइंट समथिंग, 1 4 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग तक। सही बोल रहा है ना? तो इसके बीच में कितने कितने इंटीजर्स आएंगे? एक -1 आएगा, एक 0 आएगा, एक 1 आएगा और एक 2 आएगा। करेक्ट? इसको तो सब अलाउड है, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं। तो ओवरऑल आपके पास एक्स की वैल्यू -1 0 1 और 2 आ गई। और भाई साहब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बताओ तो, इस वाली रिलेशन से। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू ये निकाल लोगे, कितनी आएगी? -1 पुट करोगे तो कितनी आ जाएगी? -1 का स्क्वायर 2/3 आ जाएगी। -1 के करस्पॉन्डिंग 2/3, 0 के करस्पॉन्डिंग 0, 1 के करस्पॉन्डिंग भी 0, 2 के करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा? 4 - 2 2/3। तो फाइनली इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? -1 + 2/3, 0 1 2 + 2/3, ये चार वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। तो ये -1/3, 0 1 और 6 2 8/3। दिस आर द 4 आंसर्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स। करना वही है, लेंदी हो गया है मैथमेटिकली, क्योंकि इन इक्वेशंस थोड़ी सी क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व हो गई है। पिछले क्वेश्चन में इन इक्वेशन लीनियर इन्वॉल्व हुई थी। करना वही है, सिर्फ मैथमेटिकली थोड़ी सी ज्यादा सॉल्व करनी है। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको अप्रोच पता है तो ये सॉल्व खुद से होना चाहिए आपसे, है ना? कम से कम 5 बार सॉल्व करो अगर खुद से नहीं हो रहा है तो। करना है आपको विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, ये आंसर्स लाने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको बहुत सिखाएगा अगर आप इतना हैंड्स ऑन नहीं कर पा रहे हो तो। इसको 5 बार कर लो, जब तक खुद से 100% कॉन्फिडेंस नहीं आए कि कर लोगे, जब तक करते जाओ, क्योंकि ये एक क्वेश्चन ना आपको बहुत चीज सिखा देगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जितने भी क्लास के क्वेश्चन है ना, घर पे जाके विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन देख लो। हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो गए तो जितनी बार में हो रहे हैं उतनी बार खुद से ट्राई करो, देख देख के ट्राई करो, फिर बिना देखे ट्राई करो। चलो आगे बढ़ो। एक और क्वेश्चन कराऊंगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में ही कराऊंगा। फाइंड रेंज ऑफ
फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fractional part of x 1 plus fractional part of x. डोमेन एंड रेंज, सबसे पहले डोमेन के x की कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो आप? तो आप डोमेन के लिए तो बोलोगे कि सर ना 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो -1 के बराबर कभी होता भी नहीं। तो देयरफॉर x की कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो आप? ऑल द रियल वैल्यूज, नो इश्यूज, यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x, डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होगा। डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होगा। अब रेंज निकालना, रेंज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, रेंज निकालने के लिए सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं, इसमें किसी को डाउट तो नहीं? अब देखो यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से, ऊपर वाले से कैंसिल कर दिया, जैसे भी आपको समझना है सब। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस सिखाने जा रहा हूं बेटा। बिल्कुल राहुल, एकदम सही। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है वो लाई करता है आपके पास 0 से लेके 1 तक। 0 इंक्लूडेड होता है, 1 नॉट इंक्लूडेड होता है। इसी का अगर मैं रेसिप्रोकल निकालूं तो आप मेरे को रेंज निकाल सकते हो क्या? क्या होगा इसका रेसिप्रोकल? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 से लेके इंफिनिटी तक। क्यों हो जाएगा? तो सिंपल सा फंडा है यार, ये निकालना अब आपको सीखना चाहिए। वैसे तो मैंने जब आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 1/0 आएगा भी नहीं, तो इसीलिए तो मैंने इन्फिनिटी लिख दिया यहाँ पे। आप बस ये देखो कि अगर कोई वैल्यू 0 है और 1 है, 1 का रेसिप्रोकल कितना आएगा? 1, 1/1 इज 1। 1 का रेसिप्रोकल इज 1/0, नॉट डिफाइंड। बट नॉट डिफाइंड के पहले तो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। सही बोल रहा मैं? 0 से थोड़ा बड़ा अगर आप लोगे तो इन्फिनिटी को अप्रोच करा देगा उसका रेसिप्रोकल। तो 1 से लेके इन्फिनिटी, मतलब इसका रेसिप्रोकल, इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम, इसका रेसिप्रोकल यहाँ आता है और इसका रेसिप्रोकल यहाँ आता है। तो 1/0 नॉट डिफाइन होता है, बट 0 से थोड़े से बड़े पे इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। अब इसी को अगर मैं 1 को ऐड कर दूं तो क्या? तो ये आप बोलोगे सर 2 से लेके इन्फिनिटी तक आएगा। हाँ, यस दक्ष, 2 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि 1 को ऐड किया और इसी का वापस से रेसिप्रोकल कर दूं तो कितना आएगा? तो फिर आप बोलोगे कि वापस से ये बना के देख लेता हूं मैं, तो फंडा मेरा क्लियर है। यहाँ पे 2 है और ये इन्फिनिटी है मान लो, तो 2 का रेसिप्रोकल कितना आता है? 1/2। 1/इंफिनिटी रेसिप्रोकल जो कि कितना आएगा? 0। 0 को अप्रोच करेगा, राइट? तो यहाँ कौन कौन सी वैल्यू आएगी? 1/2 से लेके 0 के बीच की सारी वैल्यूज आ जाएगी। लाइक यहाँ पे 3 होगा, 3 की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। यहाँ पे 4 होगा, 4 की रेसिप्रोकल 1। तो 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक। तो 4 को सॉरी, 0 से लेके 4 तक नहीं रह भाई, 1/2 तक। 1/2 को इंक्लूड करना है? बिल्कुल नहीं करना है 1/2 को इंक्लूड, है ना? 1/2 को इंक्लूड नहीं करना,
क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं है तो 1/2। जीरो को इंक्लूड करना नहीं करना, तो यहाँ इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं किया है, जीरो को इंक्लूड करना नहीं करना, ये थोड़ा सा अब आप ना ओरिजिनल एक्सप्रेशन को देखो। क्या न्यूमरेटर जीरो हो सकता है इसमें? बिल्कुल हो सकता है। तो जीरो को इंक्लूड करो। ये एक तरीका हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के दूसरे तरीके भी हैं। इसको दूसरे तरीके से बताऊं? यस, 1/∞ जीरो नहीं होता, जीरो को टेंड करता है बेटा। तो यहाँ पे आइडियली ना ओपन ब्रेकेट आना चाहिए, बट मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रेकेट लगाया है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन जीरो हो सकता है। इसको एक और तरीका सॉल्व करने का बताता हूँ। दो तरीके और मेरे दिमाग में आ रहे हैं इसको। तो एक तो यही कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं अपन, +1 -1 कर देता हूँ डिनोमिनेटर में, है ना। +1 -1 कर दिया, क्यों कर दिया आपको नेक्स्ट स्टेप पे पता चल जाएगा। इसीलिए कर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 -1 अपॉन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स +1 आ जाएगा। अब बस ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो रेंज आएगी वो आएगी आपके पास 0 से लेके 1 तक। उसमें अगर आपने 1 को ऐड किया तो आपकी रेंज आ जाएगी 1 से लेके 2 तक। उसका आपने रेसिप्रोकल किया तो रेसिप्रोकल का फंडा भी मैंने आपको बता ही दिया है क्या होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 से लेके 1 तक। उसमें माइनस किया, क्योंकि ओरिजिनल एक्सप्रेशन में माइनस भी आ गया है, यहाँ पे आप देखोगे ये माइनस है, यहाँ पे माइनस ऑफ दिस, और फिर 1 को ऐड किया। तो ये कहां से कहां तक आ जाएगा? -1 से लेके 1/2 आ जाएगा। और फाइनली इसमें 1 को ऐड किया तो ये 1 को ऐड करोगे तो ये 0 आ जाएगा। और ये इसको 1 को ये -1/2 है, 1 को ऐड करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा। यही आंसर आपका जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो यहाँ पे भी है। इस तरीके से और एक और वाई इक्वेट करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। काफी क्वेश्चन हमने काफी ज्यादा टाइम दे दिया, इतना टाइम फ्रैक्शनल पार्ट में देना नहीं था, बट ठीक है। बेटा वो 0 से 1 अगर आप ले लोगे ना तो वो कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए राहुल, मतलब 0 ऊपर के लिए नीचे भी 0 लीनियर, मतलब ठीक है। उस तरीके से सोचना पड़ेगा उस हमेशा। हो सकता है इसमें वर्कआउट कर जाए, बट हमेशा वर्कआउट करे नहीं करे जरूरी नहीं। हाँ, एक्स की इसके डोमेन में ये हो रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बोल रहा है -1 नहीं होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यू पुट करो, और ये कभी होता भी नहीं है। नहीं, -1/2 है ना, -1/2 को ऐड करोगे 1 से तो
1/2 आ जाएगा बेटा। सेकेंड मेथड इज इजियर, यस, बट ठीक है, वो सेकंड मेथड इजियर इसीलिए लगी क्योंकि पहली मेथड कर चुके हैं और आप सीख चुके हो कि रेसिप्रोकल की रेंज कैसे निकालनी है, इसीलिए तो उसको डायरेक्टली यूज कर दिया। जैसे जो मैंने यहाँ पे बनाया है ना, ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, रेसिप्रोकल की रेंज आपने यहाँ से ये डायरेक्टली निकाल ली, इसीलिए। नहीं तो यहाँ से यहाँ का ट्रांसफॉर्मेशन भी ना आपको थोड़ा सा हो सकता है, मतलब एक दो बार करने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैंने करा दिया ये वाला मेथड भी। ये मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री की रेंज पढ़ाई थी, जब रेसिप्रोकल की रेंज पढ़ाई होगी आपको, वो यहीं से इंस्पायर्ड है। चलो आगे पढ़ेंगे अब सिग्नम फंक्शन। यार टाइम 10 मिनट बाकी है, तो हम लोग नया फंक्शन चालू करेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। हम्म, चलो ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे फिर सिग्नम फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन। अपना काम नेक्स्ट क्लास में फंक्शंस के बेसिस पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो देन आई विल एंड टुडेस लेक्चर हियर। टफ लगेगा ना बेटा, पहली बार कोई भी चीज पढ़ोगे तो टफ लगेगा। ग्राफ अभी अभी इतने फैमिलियर नहीं हो, अभी पढ़ना चालू करे हो तो टफ तो लगेगा, तो लगना ही है, टफ तो लगना ही है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, इजी कैसे लग जाएंगी चीजें भाई मेरे, टफ तो लगना है। आएगी ग्राफ में प्रॉब्लम, आएगी, बिल्कुल आएगी, मान के चलो आएगी, सीखते हुए चलना है। अभी तो ग्राफ आपने स्टार्ट किया है, अभी ग्राफ बहुत पढ़ना है, तो डोंट वरी अबाउट इट, धीरे धीरे मास्टरी आएगी, ऐसे नहीं आएगी पहली बार में। आप तो बस सीखते जाओ जो आपको सिखाए जा रहे हैं, नोटिस नहीं होगा बेटा, प्रैक्टिस से नोटिस होता है हमेशा। वही तो मैं बोल रहा हूँ, सोचना पड़ेगा उसके, बार बार उस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा, हो जाएगा बेटा, टाइम इंप्रूव होगा, पहली बार में नहीं होगा बेटा, ग्राफ बहुत बड़ा पार्ट है। इनफैक्ट ये ग्राफ के एनालिसिस आपको यूज फिजिक्स केमिस्ट्री में भी, जब आप ग्राफ देखते हो ना, फिजिक्स में भी कितने ग्राफ आएंगे, किसी भी चीज का ग्राफ बना देंगे वो, उसको एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। ठीक है।